Hello everyone, this is your revision video for half year exam subject history. Now next topic is revenue system under English East India Company. English East India Company के अंडर कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम्स उन लोगों ने अडॉप्ट किए। पहले तो उन्होंने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की थी वहाँ की उन लोगों ने दीवानी राइट्स ले ली। किसने? कंपनी ने। उसके बाद उन लोगों को फिर भी अभी भी सिर्फ ट्रेड में ही इंटरेस्ट था, उन्हें यहाँ पर रूल नहीं करना था। वो लोग सिर्फ बिजनेस करने के पर्पस से ही आए थे। उनका मेन गोल यही था कि यहाँ इस रीज़न से जितने भी रिसोर्सेज उनको अच्छे से यूज़ कर ले, वहाँ से उन्हें अच्छे से रेवेन्यू मिल जाए और वो यहाँ से गुड क्वालिटी के कॉटन और सिल्क क्लॉथ मिनिमम पॉसिबल रेट्स में ख़रीदना चाहते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो लोग बंगाल से, उसको उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। उससे वो लोग गुड्स खरीदते थे, फिर उन्हें इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने कोई भी एफर्ट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करने में नहीं लगाया। उन्हें सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करने से मतलब था। उन लोगों ने कोई भी एफिशिएंट सिस्टम नहीं लेके आए जिससे कि वो लोग एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव कर सके। धीरे धीरे जो बंगाल के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो एक्सप्लॉयट होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे वहाँ पर क्रैक्स होना स्टार्ट हो गए। कंपनी को फोर्सफुली परचेस करने पड़े गुड्स आर्टिसंस से। वो लोग जो आर्टिसंस होते थे उनसे चीप रेट में फोर्सफुली गुड्स परचेस करते थे पीजेंट से भी, और फिर उन्हें लार्ज रेवेन्यू भी लेते थे। इसकी वजह से पीजेंट्स और आर्टिसंस ने विलेजेस से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था आर्टिसनल गुड्स और क्रॉप्स का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर एक बहुत ही वर्स्ट टाइम पीरियड आया 1770 में, जब वहाँ पर एक फेमाइन स्ट्रक हुआ बंगाल में, जिसे कि अकाल कहते हैं, भूखमरी भी कहते हैं, जिससे कि वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन किल्ड हो गई। फिर वो लोग परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। इन सर्कमस्टेंसेस में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलर जो स्टडी फ्लो था इनकम का बंगाल से वो बंद हो गया। कंपनी को फील हुआ कि नहीं, उन्हें न्यू पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी जिससे कि वो कल्टिवेटर्स को एंकरेज करे कि वो कल्टिवेबल लैंड्स को डेवलप करे और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज़ हो। इस इशू पर डिबेट हुआ नियरली 2 डिकेड्स तक, मतलब कम से कम 20 सालों तक। फिर कंपनी फाइनली एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम लेके आई 1793 में। इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस सिस्टम के अंडर जो राजाज होते थे, जो तालुकदार होते थे, उन्हें एज ए रिकॉग्नाइज किया गया, ज़मींदार बना दिया गया उन्हें, और उन्हें उस लैंड का हेरिडिटरी ऑनर बना दिया गया। उन्हें एज ए एजेंट बना दिया गया कंपनी का, जो कि रेंट कलेक्ट करेंगे। किन से? जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनसे रेंट ये लोग कलेक्ट करेंगे। अ पार्ट ऑफ रेंट जो कलेक्ट किया जाता था उसका एक पार्ट तो वो कंपनी को दे देते और बाकी जो प्रॉफिट आता था वो उनका खुद का हो जाता था। उन्होंने जो रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया था कि आप पेजेंट से कितना भी लेके आओ, कितना भी आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, लेकिन हमें इतना आपको हिस्सा देना ही होगा। उन्होंने अपना फिक्स कर दिया था रेवेन्यू, ठीक है। उनसे उन्होंने ये सोचा कि अगर जो ज़मींदार होंगे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो लोग अपना वो पैसा लैंड को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ज़मींदार होते थे उनसे तो उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया। जो अमाउंट वो रेवेन्यू पे करते थे कंपनी को, वो फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, वो उन्होंने फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया। और अगर कोई ज़मींदार रेवेन्यू देने में नहीं दे पाया तो फिर उससे वो उसकी ज़मींदारी राइट छीन लिया जाता था और वो फिर ऑक्शन में बेच दिया जाता था। दिस अजम्पशन ऑफ कंपनी प्रूव्ड रॉन्ग। उन्होंने ये सोचा कि अगर ज़मींदार को फ़ायदा होगा तो वो एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने में वो पैसा लगाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़मींदार डिड नॉट इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। उन लोगों ने, ज़मींदार ने कोई अपना पैसा इन्वेस्टमेंट लैंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में नहीं लगाया। बहुत सारे की तो ज़मींदारी राइट्स भी छीन ली गई। 1/3 ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ विद इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स। इन अर्ली 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई, कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक्सपैंड होने लग गया धीरे धीरे।
तो मार्केट में गुड्स के प्राइसेस भी इंक्रीज़ होने लग गए। सो ज़मींदार की इनकम तो इंक्रीज़ होने लग गई, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो रेवेन्यू फिक्स कर रखा था। सो ज़मींदार को ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो ज़मींदार्स डिड नॉट टेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द लैंड एज दे वर इंटरेस्टेड ओनली इन कलेक्टिंग रेंट्स। ज़मींदार भी लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें तो सिर्फ अपना पैसा बढ़ाना था। सो उन लोगों ने पीजेंट्स से तो अच्छा कलेक्ट कर लिया, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो पीजेंट्स तो बेचारे परेशान, क्योंकि कुछ भी हो भुगतना तो पीजेंट्स को ही था। सो ज़मींदार उनसे ज़्यादा रेंट कलेक्ट करते थे, और अगर वो लोग नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी लैंड छीन ली जाती थी। सो उन्हें भी लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से पीजेंट्स को। सो आफ्टर ऑल परमानेंट सेटलमेंट हैड टेकन अवे द राइट ऑफ ओनरशिप एंड रिड्यूस देयर स्टेटस एज रेंट पेइंग टेनेंट्स। अब जो पीजेंट्स होते थे बेचारे, उनकी तो ज़मीन छीन ली गई, वो लोग तो वहाँ पर रेंट पेइंग टेनेंट हो गए। सो परमानेंट सेटलमेंट तो था, उससे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े सेवरल ग्राउंड्स पे, और उसका फेलियर हो गया, जो कि कंपनी को भी रेगुलर इनकम थी जो कंपनी की, वो भी बंद हो गई। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू रेवेन्यू सिस्टम लेके आई, वो था महलवाड़ी सिस्टम। 1822 में ये न्यू रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, जिसे नाम दिया महलवाड़ी सेटलमेंट। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर। वर्ड महलवाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड महल विच लिटरली मीन्स अ बिग हाउस और अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, महल वाली वर्ड किससे बना है? 2 वर्ड से बना है। महल मीन्स होता है अ बिग हाउस, और अ डिस्ट्रिक्ट मीन्स एक बड़ा घर भी कह सकते हो यार, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हो। बाय ब्रिटिश फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फ्रॉम विच रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड मीन्स एक पूरा विलेज या एक विलेज का ग्रुप से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। इस सिस्टम के को किसने डेवलप किया? हॉल्ट मैकेंजी ने, हु रिकॉग्नाइज्ड दैट विलेजेस वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने ऐसा रिकॉग्नाइज किया कि जो विलेजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, सो उसे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो उनकी गाइडेंस के अंडर जो कलेक्टर्स होते थे, उन लोगों ने कलेक्टर्स अपॉइंट किए। वो लोग विलेज लैंड की स्टडी करते थे, उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजर करते थे। एस्टिमेटेड रेवेन्यू उन्होंने बनाया कि किस विलेज में कितनी क्रॉप्स ग्रो होती है, वहाँ से आप लोग कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कलेक्टर अपॉइंट कर दी थी। वो कलेक्टर वहाँ की मेजरमेंट करते थे, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन निकालते थे अच्छे से, और फिर रेवेन्यू बताते थे कि यहाँ से इतना रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं, और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कलेक्टर्स। द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। अब कलेक्टर का काम तो होता था कि वो लोग सिर्फ मेजर करेंगे, सर्वे करेंगे, और वहाँ पर वो एक विलेज हेडमैन अपॉइंट करते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देना। रेवेन्यू स्टेट्स कंटिन्यू टू बी हायर अंडर द सिस्टम। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता वो बहुत ज़्यादा हाई रखा गया था। कंडीशन ऑफ पीजेंट्स रिमेन्ड पिटिएबल हु वर नाउ एक्सप्लॉयटेड बाय विलेज हेडमैन। और जो पीजेंट्स की कंडीशन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा और दयनीय होती चली गई, क्योंकि जो विलेज हेडमैन होते थे वो लोग भी उन्हें एक्सप्लॉयट करते थे। फिर वो नया सिस्टम लेके आया, एक और रोटवारी सिस्टम। अ न्यू मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डिवाइज्ड बाय कैप्टन Alexander Reed and introduced it in the same areas seized by company after defeating टिप्पू सुल्तान। जब टिप्पू सुल्तान को इन्होंने डिफीट कर दिया था, उसके बाद ये लोग न्यू सिस्टम लेके आए, रोतवारी सिस्टम। इस सिस्टम को फर्दर डेवलप किया थॉमस मुनरो ने सदर्न इंडिया में। अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर सर्विंग फील्ड्स केयरफुली। There was no tradition in zamindari system in South India. The land revenue was directly collected from roads or cultivators by officials appointed by the कंपनी। इस सिस्टम के अंदर भी उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर रखा था। उन्होंने फील्ड्स को केयरफुली सर्वे किया, उसके बाद रेवेन्यू फिक्स कर दिया, लेकिन इसमें उन्होंने कोई ज़मींदारी सिस्टम नहीं रखी। डायरेक्टली जो लैंड रेवेन्यू होता था वो कौन कलेक्ट करते थे? रोड्स या कल्टिवेटर्स कहा जाता था उन्हें। वो लोग डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो कि कंपनी के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज रोड्स एज ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दिस केम टू बी नोन एज रोटवारी सिस्टम। द रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वॉज रेज्ड एवरी 30 ईयर्स। इसमें उन्होंने रेवेन्यू को फिक्स नहीं किया था परमानेंटली, हर 30 ईयर्स में वो लोग उसे इंक्रीज़ कर देते। कंपनी ने क्या सोचा कि उन्होंने मिडिल मैन हटा दिया, मीन्स ज़मींदार हटा दिए, तो उनका इंक्रीज़ हो जाएगा रेवेन्यू कलेक्शन, और वो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है रोड्स के थ्रू वो भी वो लोग कंट्रोल कर लेंगे।
लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस सिस्टम कुड नॉट अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ रोड्स एज रेवेन्यू डिमांडेड फ्रॉम देम वाज हाई एज 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जो एक्सप्लॉयटेशन था वो तो फिर भी हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो जो 50% क्रॉप प्रोड्यूस होती थी उसका 50% से भी ज़्यादा वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। इफ़ दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू ऑन टाइम द लैंड्स वर सोल्ड ऑफ बाय कंपनी। अगर वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो जो पीजेंट्स होते थे उनकी लैंड सोल्ड कर दी जाती थी कंपनी के थ्रू। सो इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर ऐसा हुआ कि कभी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उन्हें फिर मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता था जो कि बहुत एक्सप्लॉयटिव होता था। रोड्स हु वर अनेबल टू पे बैक द लोन अबंडेंट द विलेजेस। जो लोग नहीं पे कर पाते थे उन्हें गाँव से ही निकाल दिया जाता था। सो ये सिस्टम जो था also gave much power to revenue officials whose activities were largely unchecked। अब इसकी वजह से भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। नन ऑफ दिस थ्री मेजर रेवेन्यू सिस्टम्स इंक्लूड इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज विदाउट फ्लॉज। नन कुड इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स और एनकरेज द कल्टिवेटर्स टू इन्वेस्ट इन द लैंड। अभी जो तीनों ही सेटलमेंट लेट के आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट और रोडवारी सेटलमेंट, तीनों ही नहीं चल पाए। तीनों से ही जो पीजेंट्स की कंडीशंस होती थी वो बहुत ही और बुरी होती गई और कोई भी कल्टिवेटर्स को एंकरेज नहीं कर पाए कि वो लैंड में इन्वेस्ट करें। फिर नेक्स्ट आया ब्लू रेबेलियन। जो रोड्स होते थे जिनसे जो कंपनी ने फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन करवाया, मीन्स जो नील होती है जिससे कलर किया जाता है कपड़ों पर, उससे के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्स का, उसके ऊपर ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ था। इंडिगो कल्टीवेशन वो स्लोली टर्निंग, जो पीजेंट्स होते थे जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उसी के साथ उनसे इंडिगो भी कल्टीवेट करवाई जा रही थी ज़बरदस्ती। तो उसकी वजह से, इंडिगो की वजह से जो अदर क्रॉप्स हो रही थी उन्हें भी नुकसान हो रहा था। जो लैंड थी, कल्टिवेटेड लैंड, वो बैरन होती जा रही थी, मीन्स जो ज़मीन थी वो बंजर होती जा रही थी। सो जो रिसेंटमेंट था रोड्स का एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम एंड क्रिएटेड एन एक्सप्लॉयटिव सिचुएशन इन रूरल एरियाज ऑफ बंगाल। अब बंगाल के जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती गई। फिर मार्च 1849 में जो रॉड्स थे उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया कि वो लोग इंडिगो कल्टिवेट नहीं करेंगे। दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, स्टॉप्ड पेइंग रेंट्स टू द प्लांटर्स, बिट अप द गोमास्तास हु कैम टू कलेक्ट रेंट एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्टर्स विद वेपन्स लाइक स्वर्ड्स, स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो लोग इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करना भी बंद कर दिया। जो गोमास्ताज आते थे, मीन्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे, उन्हें भी वो लोग मारते थे। जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी वहाँ पे उन लोगों ने अटैक किया वेपन से। जो विमेन होती थी वो भी पॉट से, पैन से, किचन इम्प्लीमेंट से उन लोगों ने भी फाइट में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया मैन को। रॉड्स हु कंटिन्यू टू वर्क फॉर प्लांटर्स फॉर सोशली बॉयकॉटेड। और जो रॉड्स प्लांटर्स के लिए वर्क कंटिन्यू कर रहे थे उन्हें भी बाइकआउट कर दिया गया। The Rhodes pledged that they will not accept loans to grow indigo and refused to take the blows of lathis of the planters' lathials silently. This uprising of indigo cultivators of Bengal against planters became popular as the Blue Rebellion. So जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे बंगाल के जिन्होंने इस रेबेलियन को स्टार्ट किया, उन्हें उस रेबेलियन को नाम दे दिया गया ब्लू रेबेलियन। ब्लू नाम इसलिए दिया गया, जो इंडिगो डाई होती है उसका कलर ब्लू होता है, इस वजह से उसे ब्लू रेबेलियन नाम दे दिया गया। A decade later, the Rhodes succeeded in garnering the support of the village headmen and zamindars of the Bengal. कुछ टाइम बाद रोड्स को जो वहाँ के विलेज हेडमैन होते थे, ज़मींदार होते थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो हेडमैन थे वो अनहैप्पी थे इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर्स से। सो उन लोगों ने भी, जो पीजेंट्स थे, उनके बैटल फाइट में साथ देना स्टार्ट कर दिया। सम जमींदार्स हु डिड नॉट लाइक ग्रोइंग पावर ऑफ प्लांटर्स सपोर्टेड रॉड्स इन देयर स्ट्रगल। दे वर एंग्री विद प्लांटर्स एट बीइंग कंपेल्ड टू रेंट आउट देयर लैंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो जो रॉड्स थे they developed a misplaced notion that they had support British government in their struggle against oppressive planters. This encouraged Rhodes to take a more firm stand in their struggle. However, in reality, the protest of indigo farmers just 2 years after the revolt of 1857 had worried the British government, and it was trying ways to keep the situation under check by being vigilant of the activities in indigo producing districts and by pacifying the Rhodes. So in winter of 1859, when
Lieutenant Governor of Bengal Presidency set out on a tour in Indigo districts to monitor the condition. Rhodes felt that the British government had its sympathy with them. So जब स्ट्रगल हुआ तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लगा कि नहीं, उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो 1859 में उन्होंने एक टूर किया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंडीशन को मॉनिटर किया, जिसकी वजह से रोड्स को फील हुआ कि नहीं, ये लोग हमसे सिंपैथी दिखा रहे हैं. सो द सिग्नल वॉज सेंट अगेन व्हेन मैजिस्ट्रेट ऑफ बरसात Parasite and Ashley Adden issued a notice to the planters asking them not to force Rhodes to sign indigo contracts. फिर उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया कि कोई भी फोर्सफुली रोड्स से इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा. एडन थ्रू दोज नोटिस वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई पीजेंट्स एंड कंट्रोल द रेबेलियन. सो जो एडन थे उन्होंने इस नोटिस के थ्रू ट्राई किया कि वो रोड्स को सपोर्ट करे कि वो रेबेलियन ना करे और उसे फैलने से बचाया. एज रेबेलियन स्प्रेड, रोड्स स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम्स, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कोलकाता. जब ये रेबेलियन स्प्रेड हुआ तो रोड्स को किसने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया? जो रूरल पॉपुलेशन थी उन लोगों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन लोगों ने भी, और जो मुस्लिम्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे कोलकाता के, उन लोगों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. The intellectuals wrote about pitiable conditions of rot and oppression of the planters. British government pulled in military to safeguard the planters. Indigo Commission was appointed in 1860 to look into the flaws of existing system of indigo production. The commission had planters guilty for oppressing the indigo cultivators. Recording his observation in commission report, E.W.L. Tarr has mentioned. So British government ने order pass किया कि कोई भी इलीगली रोड्स को फोर्स नहीं करेगा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. सो ये एक इंडिगो फार्मर्स के लिए एक विक्ट्री थी बंगाल के अंदर. ग्रेजुअली इंडिगो प्रोडक्शन स्टॉप्ड इन बंगाल. ग्रेजुअली बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन स्टॉप हो गया और जो प्लांटर्स थे उन लोगों ने बिहार में इंडिगो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. इन लेट 19th सेंचुरी इंडिगो ट्रेड बैडली अफेक्ट हो गया क्योंकि उस समय सिंथेटिक डाइस डिस्कवर हो गई थी यूरोप के अंदर. 1917 में मोहनदास गांधी's visit to Champaran initiated a movement against indigo planters, which became popular as Champaran movement. Next, life of 19th century tribals of India. 19th century में जो ट्राइबल पीपल्स थे उन लोगों की लाइफ कैसी थी इंडिया के अंदर. A tribe consists of a group of families related to one another through common ancestry. ट्राइबल्स कौन होते हैं? एक ट्राइब मीन्स एक ग्रुप होता है फैमिलीज़ का जो कि आपस में कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जिनके उनका एक ग्रुप होता है. सभी मेंबर्स जो होते हैं ट्राइब्स के वो लोग एक ही टेरिटरी में रहते हैं, उनके कॉमन नेम होते हैं, लैंग्वेज सेम होती है, कल्चर सेम होते हैं. जो लोग आपस में कॉमन आइडेंटिटीज शेयर नहीं करते उन्हें एज अ आउटसाइडर कहा जाता था. और वो लोग बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे होते थे जो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते थे अपनी टेरिटरी के अंदर. Many such tribal groups have been living in remote locations of India such as hills, forests, deserts since ancient times. Each of these tribes is led by a chieftain and follows the rules and traditions set by the elders. जो भी ये लोग ट्राइबल्स होते थे, ट्राइब्स जो होते थे, वो उन लोगों में अपना एक चिफ्टन होता था, मीन्स उनका एक लीडर होता था जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी लोग फॉलो करते थे और वो कोई बड़ा होता था उस ग्रुप का. These tribes did not have sharp social and economic divisions and natural resources available to them, but jointly controlled and shared by members of the tribe. Building further on this information, let us know the regions occupied by various tribal groups of 19th century of India. Moving ahead, let us know about how these tribal groups earned their living. पहले हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल्स ग्रुप कैसे अपना जीवन जीते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशंस होती थी उनकी. जो बैगर ट्राइब थे सेंट्रल इंडिया के, listed in a report prepared by A. Bloomfield, who was district commissioner of Balaghat for several years. According to the report, Begas obtained their living by several seasonal activities. So जो बेगास थे वो लोग क्या करते, सीजनल एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कि कटिंग और ग्रोइंग बेवर क्रॉप्स. बेवर क्रॉप्स कौन सी होती है? मध्य प्रदेश के अंदर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उस क्रॉप को कहा जाता है बेवर क्रॉप. Hunting and fishing, collecting forest roots, fruits, doing labor for others, collecting and selling forest produce such as honey, hara,
मेकिंग एंड सेलिंग बैम्बू मैट्स, बास्केट, सर्विंग एज विलेज प्रिस्ट, प्रैक्टिसिंग एक्सोर्सिज्म एंड हर्बलिज्म. Exorcism is act of driving out demons, evil spirits from persons, place or things which are believed to be possessed. और हर्बलिज्म होता है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग हर्ब्स टू ट्रीट इलनेस. मीन्स कोई भी बीमार होता है तो उसे हर्ब्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है, वो होता है हर्बलिज्म. सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो बेगास ट्राइब थी बालाघाट के अंदर, वो लोग ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे. ऐसे ही बेगास के जैसे ही दूसरे ग्रुप्स भी होते थे जो कि डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर हैं, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी सर्वाइव करने के लिए. मेन एक्टिविटीज़ क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग गैदरिंग, हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वो लोग परफॉर्म करते हैं. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स तो फार्मिंग भी करते हैं प्लॉस के थ्रू. सो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं कौन सी है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जो ट्राइबल ग्रुप्स है जैसे कि कौन से ओडिशा में, बेगा से सेंट्रल इंडिया के अंदर, जो कि हिली और फॉरेस्टेड एरिया से नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहाँ पर ये लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं. जूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है. इस कल्टीवेशन के अंदर जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसका एक पार्ट वो लोग, एक प्लॉट जो उसे क्लियर कर देते हैं पूरा. जो ट्री टॉप्स होते हैं, ट्री टॉप समझते हैं आप? जैसे पूरा बड़ा सा ट्री है तो उसको टॉप पे से वो लोग कट कर देते हैं. ट्री टॉप को कट कर दिया, फिर वो ट्री टॉप को इसलिए कट करते थे क्योंकि अगर पूरा पेड़ इतना छायादार होता है तो वो सनलाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं आ पाती है. तो वो ट्री टॉप को कट कर देते जिससे कि सनलाइट ग्राउंड पर आए. द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द लैंड वर स्लैश्ड, अलाउड टू ड्राई एंड देन बर्न्ड. फिर जो प्लांट नीचे ज़मीन पे गिर गया जिसको उन्होंने कट किया ऊपर से, वो उससे पहले वो सूखने देते थे, उसके बाद उसे जला देते थे. फिर जो ऐश होती थी उसे पूरे लैंड पर छिड़क देते थे, स्प्रे कर देते थे. द ऐश प्रोड्यूस वॉज मिक्स विद सॉइल. उस ऐश को वो लोग सॉइल के साथ मिक्स कर देते थे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पोटैश होता था. फर्टिलिटी सॉइल की उससे इंक्रीज़ होती है. फिर उस प्लॉट को वो लोग प्रिपेयर करते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. द गॉन्स हाउवर यूज अ प्लो टू डिग द लैंड एंड मिक्स एशेज विद सॉइल. फिर सीड्स स्कैटर कर देते थे पूरे लैंड पर, पूरे फील्ड पर. फिर जब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती थी वो ट्राइबल कल्टिवेटर्स फिर दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट हो जाते थे. उस एक प्लॉट पर तो उन्होंने पूरा ये सारा काम कर लिया कि ट्री टॉप कट कर दिए. फिर उस जो ट्री टॉप कट किया वो सूख जाता था, उसके बाद उसे जला देते थे. जलाने के बाद जो ऐश बचती थी उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते थे. फिर वहाँ पर सीड्स स्कैटर करते थे और क्रॉप्स ग्रो करते थे. उस एक लैंड का काम हो गया, उसके बाद वो वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे लैंड पर चले जाते थे. ऐसी ही प्रोसेस वो रिपीट करते रहते थे नेक्स्ट सीजन के लिए. A field that had been cultivated once was left fallow for tree regrow during the next 10 to 15 years. ऐसा वो हर 10 से 15 साल के बाद आते थे उस सेम लैंड पर. वो लोग ऐसा सोचते थे कि एक बार अगर उस लैंड पर क्रॉप्स ग्रो हो गई, मीन्स अब वो उसमें सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, तो फिर वो लोग नेक्स्ट लैंड पर चले जाते थे. इसको कहा जाता है जूम कल्टिवेटर्स या शिफ्टिंग कल्टिवेशन. क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते थे, इसलिए. फिर नेक्स्ट हो गई हंटिंग गैदरिंग. हंटिंग गैदरिंग भी करते थे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स. उनके पास स्किल्स होती थी हंटिंग की, गैदरिंग की. वो लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे. स्मॉल एनिमल्स हो गए जैसे कि डियर हो गए, रैबिट्स हो गए, वाइल्ड पिग से, बर्ड से, उन्हें वो ट्रैप करके कैप्चर करते थे. फिर उन्हें हंट करते थे बैम्बू बोस से और पॉइजनस एरोस के थ्रू. फिर उनका जो मीट होता था हंटेड एनिमल्स का, उसे वो हंटिंग ग्रुप में डिवाइड कर लेते थे. जो वीमन और चिल्ड्रन होते हैं वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, एडिबल रूट्स कलेक्ट करते थे. वाइल्ड एरो रूट हो गए, फूड हो गए, सीड्स हो गए महुआ के, सैल ट्रीज के, उन्हें वो कलेक्ट करते थे और उनसे कुकिंग ऑयल बनाते थे. जो कॉर्न्स थे वो लोग स्मॉल अमाउंट में हनी भी सेल करते थे लोकल मार्केट के अंदर. फिर वहाँ से वो लोग राइस, ग्रेन और अदर एसेंशियल गुड्स लेके आते थे. उस टाइम पे क्या होता था, जो आइटम्स होते थे वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे. जैसे मार्केट में जाके हनी बेच दिया, वहाँ से चावल खरीद लिए, ऐसे वो लोग एक्सचेंज कर लेते. तो उस समय मनी की कोई नीड नहीं होती थी. जो कॉर्न्स होते थे वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स होते थे कुसुम और पलाश फ्लावर्स के, जो कि वीवर्स और लेदर वर्कर्स यूज़ करते थे एज क्लॉथ को डाई करने के लिए. क्योंकि पलाश और जो कुसुम फ्लावर्स होते हैं इनमें से कलर निकलता है, तो वो डाई के लिए यूज़ किए जाते थे. फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, कॉर्न्स वर फोर्स टू टेक अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल जॉब्स इन विलेजेस लाइक कैरिंग लोड्स. जो कॉर्न्स होते थे वो कुछ जॉब्स भी करते थे, जैसे लॉड कैरी कर लिया, जो कोई रोड्स बन रही है वहाँ पर काम कर लिया एज ए लेबरर.
मैनी ट्राइब्स लाइक बेगास फाउंड डिसरेस्पेक्टफुल टू वर्क एज लेबरर। अब कुछ जो ट्राइबल्स होते थे उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल लगता था एज ए लेबरर काम करना। वो लोग सोचते थे कि हम लोग तो फॉरेस्ट के पीपल हैं, तो हम लोग फॉरेस्ट में ही रहेंगे और फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है उन्हीं चीज़ों से हम काम चलाएंगे। द ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स टू सेल द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड बाय गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जंगल्स। दे रिलाइड ऑन मनी लैंडर्स टू अवेल लोन्स बाय फॉर बाइंग द थिंग्स दे नीडेड। अनफॉर्चुनेटली दे वर एक्सप्लॉटेड बाय बोथ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे वो लोग किस पे डिपेंड होते थे? ट्रेडर्स पे डिपेंड होते थे, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो करते थे उसे बेचते थे, तो वो लोग ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट होते थे। फिर उन्हें मनी लैंडर्स से लोन लेना पड़ता चीज़ें खरीदने के लिए। सो उन्हें एक्सप्लॉयटेशंस होता था ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स दोनों के थ्रू। सो ट्राइबल्स ने क्या स्टार्ट कर दिया? उन्होंने मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को एविल आउटसाइडर्स कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे उनकी पिटिएबल कंडीशन के लिए। फिर उन्होंने ऐसा भी बिलीव किया जो मार्केट और ट्रेड है वो पॉवर्टी लेके आ रही है। फिर उन्होंने हर्डिंग और रेयरिंग एनिमल्स करना भी स्टार्ट किया। Some tribal groups were pastoralists who reared large herds of cattle and sheep and moved with them from place to place in search of pastures. अब लोग लार्ज ग्रुप्स में कैटल और शिप को लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर पैस्चर के सर्च में। फिर वो लोग सेल्ड और सोल्ड एंड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स दे ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक मिल्क, बटर, मीट टू ऑब्टेन देयर नेसेसिटीज़। जो एनिमल से मिल्क निकलता है, जो उनका लेदर निकलता है, वुल निकलती है, बटर बनाया, जो भी उनके एनिमल ऑब्टेन्स होते थे उनसे वो अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करते थे। द प्रोमिनेंट ट्राइब्स दैट थ्राइव्ड ऑन हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स वर वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश हु कैप्ट कैटल, गादीज ऑफ कुल्लू हु हर्डेड शिप्स एंड बाकरवाल्स ऑफ कश्मीर हु रेयर्ड गॉड्स। ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स के नेम हैं और वो कहाँ कहाँ के हैं वो नेम से। फिर वो लोग सेटल्ड कल्टिवेशन स्टार्ट किया उन लोगों ने। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि मुंडास हो गए, छोटा नागपुर के गौंड्स हो गए, सांथाल्स हो गए, उन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन छोड़ दी और उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लॉट पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, बजाय एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के। जैसे जैसे टाइम पास होता गया दे एक्वायर्ड राइट्स ओवर द लैंड दे कल्टिवेटेड। जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते थे जिस लैंड पर, उसके ऊपर उनका अपना खुद का अधिकार हो गया। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हैड इक्वल राइट्स ओवर दिस लैंड एज दे वाज कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ द सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब जो ग्रुप होता था वो पूरे ग्रुप का कॉमन राइट होता था उस लैंड पे, ऐसा नहीं किसी एक का इंडिविजुअल अधिकार हो गया, पूरे ग्रुप्स उसमें इक्वली शेयर करते थे। ग्रेजुअली डिस्पैरिटीज ग्रू विद इन द ट्राइब एज सम ऑफ इट्स मेंबर गेन्ड मोर पावर एंड बिकेम चीफ। अब उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पावर में आ गए तो वो लोग चीफ बन गए। सो दे स्टार्टेड रेंटिंग आउट देयर लैंड टू अदर्स फॉर कल्टीवेशन। सो अगर कोई और कल्टीवेशन करता था तो वो उन लोगों ने रेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ उन एरियाज़ के अंदर तो बहुत सारे उन्होंने एफर्ट्स लगाए कि वो सेटल और सिविलाइज करें हंटर गैदरर्स को, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को वो लोग वहाँ से फॉरेस्ट से हटाए जो कि वाइल्ड और सैवेज वो लोगों को सोचते थे। फिर मुंडा रेबेलियन आया। ये जो हमने स्टैचू बताया था पिछले वीडियोस में मैंने, बिरसा जो थे वो एक ब्रेव हीरो थे मुंडा ट्राइब के जिनका नाम था बिरसा मुंडा। He united member of tribes to stand up against the oppression and injustice of colonial government, the Dikus or the outsiders like moneylenders, traders and forest contractors. उन्होंने जो ट्राइब के मेंबर्स थे उन्हें यूनाइट किया और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उनके ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट उन लोगों ने स्टैंड लिया। जो डिकूज किसको कहते थे? वो लोग आउटसाइडर्स को जो उनकी कम्युनिटी के नहीं होते थे, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो लोग उन्हें एक्सप्लॉयट करते थे उन सबको लोग डिकूज कहते थे। बिफोर वी रीड फर्दर अबाउट रोल ऑफ बिरसा इन दिस ट्राइबल अपराइजिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुंडास बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मुंडास हैड सर्टेन ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड एज ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट दे इनहैबिटेड। जो मुंडास थे उन लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स थे लैंड के ऊपर, जिस लैंड के ऊपर वो लोग कल्टीवेशन करते थे। सो सारे मुंडास जो थे वो लोग लैंड को जॉइंटली शेयर करते थे और अपने चीफ को ट्राइब्यूट पे करते थे। दिस लैंड सिस्टम ऑफ मुंडास इज नॉन एज खुटखाटी सिस्टम। दिस सिस्टम बिगैन टू एरोड एज ब्रिटिश इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन दिस एरिया। अब उनका ये सिस्टम ख़त्म होता है जब ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया उस एरिया में। ज़मींदार को उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि उस लैंड के ऑनर कौन हो गए, अब ज़मींदार हो गए। सो जो मुंडा कल्टीवेटर्स होते थे उन्हें रेंट पेइंग टेनेंट्स बना दिया कि अगर आपको इस लैंड पे कल्टीवेशन करना है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा।
जो ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू टेक लोन एट हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब जो ट्राइबल्स होते थे उन्हें फोर्सफुली लोन लेना पड़ता था हाई इंटरेस्ट पे मनी लैंडर्स से, और अगर कोई नॉन पेमेंट हुआ रेंट का तो उन्हें उस एंसेस्ट्रल लैंड से हटा दिया जाता था। सो मुंडास जो थे वो जो अनेबल हो गए लोन पे करने में, उन्हें लेबरर बना दिया गया। ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम ऑफ मुंडास विच प्रॉमिस देयर जस्टिस विदाउट पेइंग फी वॉज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न कोर्ट्स। A long spell of famine added to other woes. Under this adverse circumstances, Mundas got an able and charismatic leader in बिरसा मुंडा। अब उनकी हालत बहुत ख़राब होती गई तो फिर उन्हें एक लीडर मिल गया जिनका नेम था बिरसा मुंडा। बिरसा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि मिड 1870s में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? बामाबा में, रांची के अंदर, जो कि अभी झारखंड में है। उनका चाइल्डहुड कैसे बीता? फ्लूट प्ले करने में, सैंड में खेलने में, डस्ट में, फ्रेंड्स के साथ शिप्स ग्रेस करने में, फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा में। वो बड़े हुए मुंडा अपराइजिंग की स्टोरी सुनकर द सरदार्स और लीडर्स ऑफ ट्राइब ऑफन मेंशन अबाउट द सतयुग और द गोल्डन एज व्हेन मुंडास वर फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिकूज एंड बिलीव दैट दे वुड गेट द राइट्स टू द एंसेस्ट्रल लैंड इन फ्यूचर। वो लोग जो मुंडास थे उनकी गोल्डन एज को की स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए वो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुंडास इन डिकूज के ऑपरेशन से फ्री हो जाएंगे, और वो लोग ऐसा सोचते थे कि उन्हें अपनी एंसेस्ट्रल लैंड पर फ्यूचर में फिर से राइट मिल जाएगा। सो जो सरदार थे उन्हें एंकरेज करते थे मुंडास को रिवॉल्ट के लिए अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स एंड डिकूज एंड फाइट फॉर देयर लैंड। फिर उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करी तो वहाँ पर भी उन्होंने जो यूरोपियन प्रिस्ट थे उनके मुँह से सुना कि जो मुंडास है could attain the kingdom of heaven and regain their lost right if they became good Christians and gave up their bad practices। वहाँ पर भी उन्हें ये सिखाया गया कि आप अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपकी जितनी भी बुराइयाँ हैं सब खत्म हो जाएगी। बिरसा learned about Hindu religion teachings and studied the old scriptures in company of a well-known person and spent some time in company of a famous वैष्णव monk। अब उन्होंने हिंदू रिलीजन से भी शिक्षा ली थी, तो जो वैष्णव मॉन्क्स थे उनसे भी उन्होंने सीखा बहुत कुछ। He wore the sacred thread and began to live a pure and pious life। उन्होंने sacred thread वॉर किया और उन्होंने एक प्योर और प्योस लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। दिस एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ हिज लाइफ करेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बिरसा। He started a movement to reform Munda society, urged the members of this tribe to keep their village clean, stay away from alcohol, stop believing in witchcraft and instead have faith in God। अब उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि हमें दूसरों से लड़ने से पहले पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा, अपनी सोसाइटी को बैड प्रैक्टिसेस से दूर करना होगा। सो उन्होंने विलेज को क्लीन करना स्टार्ट किया। पहले अल्कोहल स्टॉप करवा दी, जो विच क्राफ्ट होते हैं, जो जादू टोना में विश्वास करते हैं, उसे बंद करवाया, और उन्होंने बताया कि हमें गॉड में विश्वास करना स्टार्ट करना होगा। इस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने फेथ स्टार्ट किया बिरसेट, विच फाउंड फॉलोवर्स इन मुंडास एंड ऑरेयंस। 1894 में बिरसा ने डिक्लेयर किया अपने आप को एज अ गॉड एंड बिगेन टू अवेकन द मासेस एंड ऑर्गेनाइज हिज पीपल टू रिवॉल्ट ओपनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड जमींदार्स। तो उन्होंने अपने आप को गॉड बताया कि मैं भगवान हूँ और आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, और उन्होंने गवर्नमेंट और ज़मींदार्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ही अर्ज्ड पीपल टू स्टॉप पेइंग डेब्ट्स एंड टैक्सेस। उन्होंने स्टॉप किया पीपल को कि आप लोग टैक्स पे ना करें, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, मनी लैंडर्स है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, सबको ड्राइव आउट कर दे। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया दिया गया और 2 सालों के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया। फिर जब 1897 में रिलीज़ हुए तो उन्होंने फिर से रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ही अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावणा एंड एस्टैब्लिश अ मुंडा राज विद बिरसा एज इट्स हेड। उन्होंने बोला कि हमें ये रावण राज हटाना होगा। रावण किसे कहा? उन्होंने डिकूज को, यूरोपियंस को, और अपना मुंडा राज एस्टैब्लिश किया जिसमें उन्होंने बिरसा मुंडा को हेड बना दिया। दिसंबर 1899 में उन्होंने एक स्ट्रगल लॉन्च किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे टॉर्चर्स फॉलो की, चर्चेज़ और प्रॉपर्टीज़ जो थे ब्रिटिशर्स की, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स जो थे, जो कि उनके डिकू के सिंबल थे, यूरोपियन पावर थे, दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने वाइट फ्लैग बताया एज अ सिंबल बिरसा राज का। 1900 में बिरसा मुंडा को फिर से कॉट किया और जेल भेज दिया गया, जहाँ पर कॉलेरा से उनकी डेथ हो गई। 25 ईयर्स के थे वो जब ही। मुंडा रेबेलियन फेडेड आउट सून आफ्टर बिरसा's डेथ। अब वो जो मुंडा रेबेलियन था वो फैड होता गया धीरे धीरे जब बिरसा की डेथ हो गई उसके बाद।
Nonetheless, movement proved significant as colonial government was forced to introduce laws to prevent Hikkus from grabbing the land of tribals. लेकिन उनका मूवमेंट असर कर गया. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फोर्स किया कि वो लोग लॉज इंट्रोड्यूस करें डिकूज को हटाने के. So revolt was a lesson for colonial government to stop exploiting tribal people as they were capable of organizing rebellion against injustice meted out to them. इससे कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेसन मिला इस रिवॉल्ट से कि उन्हें ट्राइबल पीपल के ऊपर एक्सप्लॉटेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है वो भी कैपेबल है कि वो रेबेलियन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इस इनजस्टिस के खिलाफ वो लोग खड़े हो सकते हैं. सो कॉलोनियल गवर्नमेंट को लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़े एक्सप्लॉटेशन को ख़त्म करने के लिए.